एक बार की बात है, बूढ़े दादाजी को उदास बैठे देख बच्चों ने पूछा, क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी? आज आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आज आप इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, वे बोले कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ, बस अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। दादाजी बोले, अच्छा, बच्चों ने जिद की, बच्चों ने जिद की, जरा हमें भी अपनी लाइफ के बारे में बताइए, जरा हमें भी अपनी लाइफ के बारे में बताइए। तो दादाजी कुछ देर सोचते रहे, दादाजी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पना की भी कोई सीमा नहीं थी, मेरी कल्पना की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था, मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बुद्धि कुछ बढ़ी तो सोचने लगा, ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है, ये दुनिया तो बदलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा सा छोटा कर लिया, अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। सोचा दुनिया ना सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ, मैं दुनिया ही ना सही पर मैं अपना देश तो बदल सकता हूँ, बदल सकता हूँ। पर जब कुछ और समय बीता, पर जब और कुछ समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया, तो लगा ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं, तो ये लगा कि ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। चलो बस मैं अपने परिवार और गरीबी लोगों को बदलता हूँ, चलो मैं बस अपने परिवार और गरीबी लोगों को बदलता हूँ। पर अफसोस मैं वो भी ना कर पाया, पर अफसोस मैं वो भी ना कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, जब मैं कुछ दिनों में का ही मेहमान हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैं खुद को बदलने को सोचा होता, अगर मैं खुद को बदलने को सोचा होता तो मैं ऐसा जरूर कर पाता, मैं ऐसा जरूर कर पाता। और हो सकता है मुझे देखकर मेरे परिवार भी बदल जाता, हो सकता है कि मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता, और क्या पता उनसे प्रेरणा लेकर ये देश भी कुछ बदल जाता, उनसे प्रेरणा लेकर ये देश भी बदल जाता, और तब शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता, और शायद मैं इस दुनिया को भी बदल पाता। ये कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गई, ये कहते कहते दादाजी की आंखें नम हो गई, और वे धीरे धीरे से बोले, बच्चों तुम मेरी जैसी गलती मत करना, बच्चों तुम मेरे जैसी गलती बिल्कुल मत करना। कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता चला जाएगा, बल्कि सब अपने आप बदलता चला जाएगा। फ्रेंड हम सभी दुनिया में, फ्रेंड हम सभी दुनिया बदलने की ताकत है,
बदलने की ताकत है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है, पर इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले, कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा, हमें खुद को तैयार करना होगा, अपनी स्किल को सही करना होगा, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी सोच को फौलाद करना होगा, अपनी सोच को फौलाद करना होगा, और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे, तभी वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच लाना चाहते हैं, सचमुच लाना चाहते हैं। दोस्तों, इसी बात को महात्मा गांधी ने बड़े प्रभावी ढंग से कहा था, इसी बात को महात्मा गांधी ने बड़े प्रभावी ढंग से कहा था, Be the change that you want to see in the world। खुद वो बदलाव बनिए, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो चलिए आज से हम खुद को बदलाव बनते हैं, जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। व्यापारी का संदेश। पुराने समय में लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर विदेशों में जाते थे, दूर दूर विदेशों में जाते थे और वर्षों बाद घर लौटते थे। कई बार दशकों के बाद भी उन्हीं दिनों की जल्दबाजी में निर्णय ना लेने की सीख दी थी, निर्णय ना लेने की सीख देती कहानी एक घटना है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा, वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा था। वहां धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का पता ही ना रहा, उसी समय का पता ही ना चला। आखिर एक दिन घर लौटने का फैसला कर ही डाला, आखिर एक दिन उसने घर लौटने का फैसला कर ही डाला और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा, घर के लिए वो चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक शयन कक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन एक शयन कक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़की में से कुछ अंदर झांक कर देखा, उसने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। उसने जो देखा सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई प्रतीत होने लगी थी, उसे अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती हुई प्रतीत होने लगी थी। उसने देखा कि शायद कक्ष में उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पत्नी के चरित्र पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं था, अस्वाभाविक नहीं था। व्यापारी ने विचार किया कि ऐसे घर में रहने का क्या औचित्य हो सकता है जहां ऐसी स्त्री हो। उसने फौरन निर्णय लिया,
उसने फौरन निर्णय लिया कि पत्नी और उसके पास लेटे युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाऊंगा और अन्यत्र घर बसाने का प्रयास करूंगा। तभी उसकी नजर शयन कक्ष की दीवार पर पड़ी, जहां एक श्लोक लिखा था। उसने पढ़ा, सहसा विदधीत न क्रिया विवेक परमापदा पतम विरनुत ही विमर्श के कारण गुल्लुब्ध स्व में संपद। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को बिना के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास आ जाती है, उसे समृद्ध कर देती है, ये पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया। वो घर का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोलने से पहले काफी पूछताछ की, और जब पूरी तरह से शक हो गई कि दरवाजा खटखटाने वाला उसका पति ही है, तो उसने शीघ्रता से दरवाजा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने फौरन युवक को भी जगाया और पति से कहा कि ये आपका पुत्र है जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया है। 18 वर्ष पहले जब आप विदेश गए थे तो ये 2 साल का था। भवतिरेक में पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुत्र को हृदय से लगाकर प्यार किया और व्यापारी का संदेह खत्म हो चुका था। एक श्लोक के सार्थक संदेह से न केवल उसे पुत्र हता होने के पाप से बचा लिया, अपितु उसकी गृहस्थी भी उजड़ने से बच गई। विमर्श करिता अर्थात सोच समझकर कार्य करना, वे शिप्रकारिता अर्थात जल्दबाजी से ना करना महान गुण है। जीवन में भ्रांतियां अथवा समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए अथवा समस्या खड़ी होती है तो हम घबरा जाते हैं और फौरन अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कई बार समस्या सुधारने के बजाय और बिगड़ जाती है। अतः हमें कभी भी बिना सोच किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जिस प्रकार से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान अनिवार्य है, उसी तरह से कोई समस्या हो अथवा भ्रांति उसे दूर करने के लिए भी पर्याप्त विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। सर्दी की एक रात थी। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी।
जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। The Bluetooth device is ready to pair. जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया। शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 8 या 10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वे एक अधफटी चादर ओढ़े हुए हैं। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम शक पका गया। मैंने मोंटी कैरलो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। तो बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते की भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गया। सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई।
पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, यही कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए, मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं, दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं, अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ, ये भी कोई जीना हुआ। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलो एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेगा पड़े कपड़े जरूरतमंदों को देते हैं। चलिए 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 कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं, चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। पूर्व व्यापारी, चलिए सुनते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में होता है, जैसा भाव हमारे मन में होता है, वैसे ही भाव सामने वाले के मन में आता है, वैसा ही भाव सामने वाले के मन में आता है। इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना सुनी जाती है, इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना सुनी जा सकती है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। सुना है कि एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही देखते उसके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए, इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ, मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ। आज मेरे मन में ये अन्यायपूर्ण भाव क्यों आ गया? ये आज मेरे मन में अन्यायपूर्ण भाव मन में क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन लूं, कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री से सवाल किया, मंत्री ने कहा इसका सही जवाब कुछ दिन बाद दे पाऊंगा, इसका सही जवाब मैं कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली, राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था, वे अच्छी बुद्धि का था, वे इधर उधर के सोच विचार में खोकर सीधा व्यापारी से मिलने पहुंचा। तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? व्यापारी से दोस्ती करके उसने व्यापारी से पूछा तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला धारा नगरी सहित में कई नगरों में चंदन की गठरियां भरे फिर रहा हूँ।
व्यापारी बोला, धारा नगरी सहित मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूं, पर चंदन इस बार चंदन की बिक्री ही नहीं हुई, पर इस बार चंदन की ही बिक्री नहीं हुई। बहुत सारा धन इसमें फंसा पड़ा है, बहुत सारा धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं है, अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुन मंत्री ने पूछा, क्या अब कोई भी रास्ता नहीं बचा? व्यापारी की बातें सुन मंत्री से पूछा, क्या अब कोई भी रास्ता नहीं बचा? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए एक मन 40 किलो चंदन दे दिया करो और नगद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा खुश हुआ। अब वे मन ही मन राजा की लंबी उम्र होने की कामना करने लगा। वे मन ही मन राजा की लंबी उम्र होने की कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा को वहां दिखाई दे गया तो राजा सोचने लगा कि ये कितना आकर्षक व्यक्ति है, ये कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, ये व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। खैर आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया। पता नहीं आज मैं इस पर खुश क्यों हो रहा हूँ, पता नहीं कि मैं आज इस पर खुश क्यों हो रहा हूँ और इसे इनाम देना चाहता हूँ। मंत्री को तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, उसने समझाया, महाराज दोनों प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूं। जब ये पहले आया था तब अपने चंदन की लकड़ियों का ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ये रोज आपके भोजन के लिए एक मन लकड़ियां देता है, इसलिए अब ये आपके लंबे जीवन की कामना करता है। यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे, अब इनाम देना चाहते हैं। मित्रों, अपनी जैसी भावना होती है वैसे ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसे ही परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती है। हमारी जैसे सोच होगी वैसे ही लोग हमें मिलेंगे। यही इस जगत का नियम है। हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, हम जैसा दूसरे के लिए मन में भाव रखते हैं वैसे ही भाव दूसरों के मन में हमारे प्रति हो जाता है, वैसे ही भाव दूसरों के मन में हमारे प्रति हो जाता है। अतः
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव रखें, हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव रखें। जीवन की सीख, गंदा तालाब। फ्रेडी मेंढक एक तालाब के पास से गुजर रहा था। फ्रेडी मेंढक एक तालाब के पास से गुजर रहा था। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। तभी उसे किसी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने रुक के देखा तो फ्रैंक नाम का एक मेंढक उदास बैठा था। फ्रैंक नाम का मेंढक एक उदास बैठा था। उसने पूछा, क्या हुआ? उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम इतने उदास क्यों हो? देखते नहीं ये तालाब कितना गंदा है? देखते नहीं हो ये तालाब कितना गंदा है? यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है, यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है। फ्रैंक ने बोला शुरू किया। फ्रैंक ने बोलना शुरू किया, पहले यहाँ इतने सारे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे। पहले यहाँ पे इतने सारे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, पर अब मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता है। पर अब मुश्किल से ही अब कुछ खाने को मिल पाता है। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। फ्रेंडी बोला, मैं करीब के ही एक तालाब में रहता हूँ। मैं करीब के ही एक तालाब में रहता हूँ, वो साफ है और वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मौजूद है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मौजूद है। आओ तुम भी वहाँ चलो, आओ तुम भी वहाँ चलो। काश यहाँ पर ही खूब सारे कीड़े मकोड़े होते तो मुझे हिलना नहीं पड़ता। काश यहाँ पर इतने सारे कीड़े मकोड़े होते तो मुझे हिलना नहीं पड़ता। फ्रैंक मायूस होते हुए बोला। फ्रैंक मायूस होते हुए बोला। फ्रेंडी ने समझाया, लेकिन अगर तुम वहां चलते हो तो तुम पेट भर के कीड़े खा सकते हो, तुम पेट भर के भोजन कर सकते हो। काश मेरी जीभ इतनी लंबी होती कि मैं यहीं बैठे बैठे दूर दूर तक के कीड़े पकड़ पाता। काश मेरी जीभ इतनी लंबी होती कि मैं यहीं पर बैठे बैठे दूर दूर तक के कीड़े पकड़ पाता और मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ता, और मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ता। फ्रैंक हताश होते हुए बोला। फ्रैंक हताश होते हुए बोला। फ्रेंडी ने फिर से समझाया, ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जीभ कभी इतनी लंबी नहीं हो सकती, इतनी लंबी नहीं हो सकती। इसलिए बेकार की बातें सोचकर परेशान होने से अच्छा है, इसलिए बेकार की बातें सोचकर परेशान होने से अच्छा है वो करो जो तुम्हारे हाथ में है, वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। चलो उठो और मेरे साथ चलो, चलो उठो और मेरे साथ चलो। अभी वे बात कर ही रहे थे। अभी वे बात कर ही रहे थे कि एक बड़ा सा बगुला तालाब के किनारे आकर बैठ गया। एक बगला तालाब के किनारे आकर बैठ गया। वाह, अभी मुसीबत कम थी क्या? ये बगला मुझे खाने आ गया, ये बगला मुझे खाने आ गया। अब तो मेरी मौत निश्चित है, अब तो मेरी मौत निश्चित है। फ्रैंक लगभग रोते हुए बोला। फ्रैंक लगभग रोते हुए बोला, घबराओ मत, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। वहाँ कोई बगला नहीं आता, वहाँ पर कोई बगला नहीं आता। फ्रेंडी कूदते हुए बोला। फ्रेंडी कूदते हुए बोला। फ्रैंक उसे जाते हुए देख ही रहा था कि बगले ने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। बगले ने उसे चोंच में दबा लिया। मरते हुए फ्रैंक मन ही मन सोच रहा था,
बाकी मेंढक कितने लकी हैं, बाकी मेंढक कितने लकी हैं। दोस्तों, बहुत सी लोग फ्रैंक की तरह होते हैं, वे अपनी मौजूदा परिस्थिति से खुश नहीं होते, परिस्थिति से भी खुश नहीं होते, पर वे उसे बदलने के लिए हिलना तक नहीं चाहते, उसे बदलने के लिए हिलना तक नहीं चाहते। वे अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने माहौल, अपने किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं, अपने किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं, कमियां निकालते हैं, पर उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करते, पर उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। और हैरानी की बात यह है कि वो खुद भी जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है, वो खुद भी जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है, पर वो कोई एफर्ट नहीं करते, पर वे कोई बदलाव नहीं करते। और एक दिन बस ऐसे ही रास्ते से दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, बस ऐसे ही रास्ते में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। क्या आप अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं? मैं भी, आप ना हो पर इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप ना हो पर इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात तब होगी जब आप उसे बदलने के लिए, जब आप उसे बदलने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते, कोई बदलाव नहीं करते। इसलिए इस बात को कभी मत भूलिए कि आप कभी इस बात को मत भूलिए कि आपके अंदर चीजें को बदलना की शक्ति, चीजों की बदलने की शक्ति है, और वो सिर्फ आप ही हैं जो अपनी लाइफ बदल सकते हैं। वो सिर्फ आप ही हैं जो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए उठिए। अगर आपका तालाब गंदा है तो उसे साफ कीजिए, अगर आपका तालाब गंदा है तो उसे साफ कीजिए, नहीं तो किसी साफ तालाब में चले जाइए, नहीं तो किसी साफ तालाब में चले जाइए। सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है, और क्या वो आपके भी पास है? क्या वो आपके भी पास है? और अगर है तो क्या आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? और क्या वो आपके भी पास है? और अगर है तो क्या आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझते हैं। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई, एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, पर पारस्परिक विवाद का कोई निर्णय ना निकला, पर पारस्परिक विवाद का कोई निर्णय नहीं निकला। तो फिर सभी शिष्य गुरु जी के पास पहुंचे, पर सभी शिष्य गुरु जी के पास पहुंचे। सबसे पहले गुरु जी ने उन सभी शिष्यों की बातें सुनी। सबसे पहले गुरु जी ने उन सभी शिष्यों की बातें सुनी और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप प्रश्न कर रहे हो? क्या ये अनाप शनाप प्रश्न कर रहे हो? इतना कहकर वे वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव रहने वाले गुरु जी से न किसी ने इस
प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरु जी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे, इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे, अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरु जी के उनके समक्ष पहुंचे और बोले उनके करीब जाके गुरु जी उनसे बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यक्त नहीं करते, तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यक्त नहीं करते और अवकाश के समय में भी और छुट्टी के समय में भी ज्ञान चर्चा किया करते हो, ज्ञान चर्चा किया करते हो। गुरु जी से प्रसन्न, गुरु जी से खुश होकर बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए, सुनकर गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान बहुत बड़ा हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे, और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, गुरुजी ने फिर उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था, पर मैंने जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे, आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे, और मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो गए, आप सब खुश हो गए। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है, मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर अपने पूरा आकर्षित कर लेता है। गुरु जी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर घर लौट आए और उस दिन से मीठे बोलने का अभ्यास करने लगे, और उस दिन से मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी फ्रेंड, हमारी बोली या हमारी वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। जरूरत है कि उसका सही प्रयोग की, जरूरत है कि उसका सही प्रयोग करने की। यदि हम अपनी बोली इच्छा रखते हैं और अपनी बात बिना औरों को ठोस पहुंचाए हुए कहते हैं, तो ये हमारे व्यक्ति को संवारता है, यह हमारे व्यक्ति को संवारता है और हम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। और